एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एम। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एमजीएम के बारे में डिटेल वीडियो में लेकर के आऊंगी, सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अमीशा। शी इज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एमजीएम कॉलेज। इन्होंने वहां से बीपीटी पास आउट किया है। सो आपके जो भी डाउट्स थे एमजीएम कॉलेज से रिलेटेड आज इस वीडियो में सारे सॉल्व होने वाले। जैसे सीट्स कितनी है, स्कॉलरशिप का किसी का डाउट था, फैकल्टी कैसी है, हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, हॉस्टल फैकल्टी है कि नहीं, बहुत कुछ डिटेल्ड हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। इवन दो कॉलेज के इनसाइट्स भी के काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना जो बाहर से दिखने में अच्छी लगती है, अंदर कुछ और होता है। सो एज शी पास आउट फ्रॉम दैट कॉलेज, सो इनसे अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है गाइस, सो वीडियो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सो अमीशा, वंस अगेन थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग मास्टर्स के स्टूडेंट है, तो मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट कभी वो बिजी कभी मैं बिजी, बट स्टिल वी हैव टाइम फॉर यू गाइस। तो एफर्ट्स के लिए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब। चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, सीट्स कितनी है टोटल बीपीटी के लिए? पीपीटी की यहाँ पे सीट्स 100 है, और जो अदर कोर्सेज भी है ग्रेजुएशन के, जैसे बीओटी है तो उसकी 30 सीट्स है, बीएमएलटी है, बीएक्सआरटी है, उनकी भी अराउंड 30 सीट्स है। तो बीपीटी की वी गेट 100 सीट्स है। सो देखो, जैसे आप लोगों को पता चला बीपीटी की 100 सीट्स है, बीओटी की 30 सीट्स है ना। और भी आपके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में कि कितने कोर्सेज और हैं बीपीटी और बीओटी के अलावा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस। आपके कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, तो फीस कितनी होने वाली है उसकी? जब मैं थी, हमारा ईयरली फीस वाज 56,000, बट अभी इस साल अप्रोक्सीमेटली 85 to 90,000 फीस होगी ईयरली पर ईयर। तो सबका कहना हुआ है तो इतना फीस रहेगा 90,000। अभी मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे हमारा निर्धार हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, जामिया हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सब में फीस ऑन एन एवरेज 50-60 जाती है। इधर ये गवर्नमेंट होके इतना हाई क्यों? बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ये सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है, तो दे रन ऑन द फीस ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस वजह से आपकी फीस थोड़ा एक हायर लेवल पे रहती है। तो इस वजह से 85 to 90 एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट सब कुछ वही है, बट फीस के मामले में थोड़ा वो डिफरेंस इसलिए आता है। गाइस, नई चीज मुझे पता चली कि कॉलेज सेल्फ फाइनेंस्ड है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंदौर में, एमपी में है तो? नहीं, अप्लाई सब कर सकते हैं। ऑल्दो एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग एमपी डोमिसाइल ये मांगते हैं, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट अदर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। जो मेरिट लिस्ट निकलती है, इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द 12th का पीसीबी मार्क्स। तो अदर स्टेट्स कैन अप्लाई। ऑब्वियसली एक फर्स्ट प्रेफरेंस एमपी के लिए रहता है, बट मेरिट लिस्ट में अदर स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो फुल मतलब सब लोग अप्लाई उसमें कर सकते हैं। इट इज जस्ट ऑन द पीसीबी का जो भी आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे, इंग्लिश या आईटी जो सब्जेक्ट, उसका मेरिट नहीं लेते हैं। जो मेरिट लिस्ट बनती है, इट इज ओनली ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, सो गाइस देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कट ऑफ, मतलब जैसे काफी स्टूडेंट्स है, उन्हें जानना है कि अगर उनका 60% है या 70% है, जो अदर स्टेट के, हम अभी एमपी की बात नहीं कर रहे, जो अदर स्टेट के, उनके चांसेस हैं? सच बताना है। चांसेस रहता है, क्योंकि सीट्स, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, तो चांसेस रहता है कि मिल जाता है। और कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है, बट जनरल कैटेगरी का अगर मैं बोलूँ तो ऑन एन एवरेज 75% कट ऑफ जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। अदर कैटेगरीज के लिए और कम कट ऑफ जा सकता है। तो हाईएस्ट, इट डिपेंड्स कि हाईएस्ट कितना गया। तो जैसे हम, मेरे टाइम पे मेरा हाईएस्ट वाज 92, 93 अराउंड समथिंग, तो उस हिसाब से शी इज द टॉपर फ्रॉम स्टार्टिंग गाइस। सोचो 12th में 93 है, इसीलिए गोल्ड मेडलिस्ट है। वंस अगेन कांग्रेट्स। तो कट ऑफ 70-75 अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए जा सकता है। 70-75, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, इजीली मतलब मिल सकता है, और अदर कैटेगरी में तो और कम है। तो क्योंकि वही नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ सीट देयर, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सो गाइज, हर कोई अप्लाई करो। जितने भी मेरी वीडियोस पे कमेंट है, मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा रिस्पांस आया ना इस वीडियो को लेकर के कि मेरे को ऐसा लगता है सब लोग वेट कर रहे थे कि उनको एमजीएम ही जाना है। बिकॉज मतलब एमपी का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जितना आपको उस कॉलेज से मिलेगा, आई डोंट थिंक कि एमपी या अदर सेंट्रल इंडिया की जो जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, वो उतना एक्सपोजर या कोई ऐसा एमजीएम जैसा दे पाएंगे। नेशनल लेवल कॉलेजेस का जो एक्सपोजर है, हम वही कहते हैं कि किसी से कंपैरिजन नहीं है कि
कोई वो नेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनका लेवल है, सब है, तो किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। बट थिंग इज कि जो एक्सपोजर और जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें वहां मिलता है, इट इज रियली काइंड ऑफ कि जो ये निर्तार या IPMR और भी बड़े बड़े कॉलेजेस है, वैसा एक्सपोजर हमें वहां पर है, तो इस वजह से शायद डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, मैंने जस्ट 50 कमेंट्स बोले थे गाइस, आप लोगों ने 200 प्लस कर दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जैसे इन्होंने बोला कि कॉलेज नेशनल लेवल के कॉलेज को भी compete कर रहा है, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ाई कैसी होती है ना? जैसे दिखने में ऐसा होता है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तारीफ बहुत हो गई, सच्चाई जाननी है, पढ़ाई कैसी है? जैसे मैंने बोला कि महासी है जो MGM अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट एंड MGM मेडिकल कॉलेज, तो एसोसिएटेड कॉलेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं सारे हमारे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सभी सारे, तो उसके लिए हमारे पास में डेडिकेटेड फैकल्टीज है ऑफ मेडिकल कॉलेज। वो फैकल्टीज जो MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, जो मतलब MD MS जैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो फैकल्टीज आपको VPT में मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं। तो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स जो है हमारे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जितने भी अदर सर्जरी, मेडिसिन, तो इन सब के लिए ग्रेट फैकल्टीज, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, जैसे मैंने बोला कि मतलब अपने अपने ब्रांच की वो सब बेस्ट फैकल्टीज है, क्योंकि वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और MP का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, तो इसलिए जो वो फैकल्टीज है वो सब बेस्ट है। तो आपको जो नॉलेज उनसे मिलता है, वो लोग हमें बोलते थे, मतलब जब हम VPT में वहां पे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में थे, तो हमें जो दूसरी फैकल्टीज वहां बोलते थे कि कई छोटे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहां पे MBBS की फैकल्टीज को भी उतने, सॉरी, MBBS के स्टूडेंट्स को भी उतनी फैकल्टीज, वैसी फैकल्टीज नहीं मिलती जितना तुम्हें यहाँ VPT पर मिल रहा है। तो इट इज ट्रू कि हमें काफी पढ़ाई अच्छी फैकल्टीज मिली मेडिकल के लिए। साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वहां पर भी सारी फैकल्टीज स्पेशलाइज्ड, हर ब्रांच की डेडिकेटेड फैकल्टीज है, ऐसा नहीं है कि एक फैकल्टी सब पढ़ा रहे, सारी अलग अलग। ये मेरा भी क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉलेजेस में वैसा होता है। यस, पॉइंट है, ये मैं इनसे पूछने वाली थी और उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया। मेरे टाइम पे क्या था, मतलब जहां से मैंने पास आउट किया, ऑल्दो मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट वहां पे क्या था कि हमारा एक ही फैकल्टी है, वो शायद हमें सेकंड ईयर में भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में भी पढ़ाएंगे, तो एक मतलब ऐसा है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे। मतलब ऐसा है कि जैसे न्यूरो की 3-4 फैकल्टी न्यूरो की है, ऑर्थो की फैकल्टीज है, यस, ऑर्थो की फैकल्टीज अलग है, स्पोर्ट्स की फैकल्टीज अलग है, कार्डियो, मतलब वो सारे फैकल्टीज, MPT इन स्पोर्ट्स, MPT इन कार्डियो, ऐसा, तो वो सब स्पेशलाइज्ड, गायनी के लिए है, सबके लिए अलग अलग फैकल्टीज है। तो बेस्ड अपॉन कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी सब्जेक्ट है, वो वही फैकल्टीज पढ़ाते हैं। मतलब ऑर्थो है, जैसे हमें हमारे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में ऑर्थो, तो हम MPT ऑर्थो की जो हमारी एसोसिएट प्रोफेसर है वो ही पढ़ाते हैं। पीडियाट्रिक्स के लिए पीडियाट्रिक के ही पढ़ाएंगे, तो मतलब वही, वो उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही सारी फैकल्टीज है और वो ही पढ़ाते हैं। बाकी आप कॉलेज में आए हो तो आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्पून फीडिंग आपके साथ होगा। तो आप ये अगर सोच के बैठो कि सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन कवर होना चाहिए, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं होता। आप कॉलेज में आपको पढ़ना एट लास्ट खुद ही है। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये मान के चलो कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बात और बताती हूँ, इससे मुझे याद है कि मेरा जब एडमिशन हुआ था मेरे कॉलेज में, और वो भी गवर्नमेंट था, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई थी मेरी कि ये मेडिकल कॉलेज है, टीचर्स पढ़ाएंगे, मजा आने वाला है, ऐसा करके। फिर कोविड आ गया, मेरा था 2019 बैच, और फिर उसी बैच में कोविड आ गया। तो उस टाइम पे हमारी पढ़ाई हुई नहीं, मतलब हमारे लेक्चर्स हुए थे, मेडिकल फैकल्टी हमें आके पढ़ाती थी, क्योंकि वहां पे रानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज था, सो हमें आके पढ़ाया है, जो मेडिकल मतलब MBBS वगैरह को पढ़ाते हैं, वो आके हमें प्रोफेसर खुद पढ़ा रहे थे। फिर सडनली कोविड आ गया, और फिर जो हमारी बैंड बजी है, फिर हमने सब खुद ही पढ़ा है। नहीं, मतलब हमारे टाइम पे भी कोविड तो था ही, पर काफी मतलब सारी ऑनलाइन क्लासेस, फिर ऑनलाइन, फिर हमारी जूम मीटिंग आ जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस ली। हमारी जो फिजियोथेरेपी की जो कॉलेज, मतलब जो फैकल्टी थी, उन लोगों ने भी फुल ट्राई किया, सारी हमारी कॉलेजेस, मतलब सॉरी, सारी हमारी क्लासेस जो है उस समय पे ऑनलाइन हुई। पर वही मैं कहूंगी कि आप एकदम ऐसा स्कूल के जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या करना है, जैसे 1 to 1, लाइन टू लाइन कोई आपको पढ़ा है, आपको खुद ही पढ़ना है, और मान के चलना है कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। बट हाँ, जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सब अच्छा है, एंड एट लास्ट वो सब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो। वहाँ पे एक्सपोजर और सीखने के मौके बहुत है,
बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा और ऐसे भी है जो सब कुछ सीख के गए, तो आपको उस बीच कहाँ रहना है वो जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके कॉलेज का टाइम क्या है, मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब शेड्यूल क्या रहता है? फर्स्ट ईयर में हमारा टाइमिंग 9 to 4 होता है, एंड देन सेकेंड ईयर से 8:30 to 4, बिकॉज पोस्टिंग्स की वजह से टाइमिंग चेंज होता है, तो 8:30 to 4 और 9 to 4। 9 to 4 बहुत ज्यादा है। हाँ। हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ में कितनी क्लासेस होती होंगी ऑन एन एवरेज? 3 लाइक हाँ 45 मिनट्स की, तो उसे 3 क्लासेस रहती है, डिपेंडिंग की ओके। क्या फिर लंच टाइम? लेक्चर। लंच टाइम हमारा रहता है 1 to 2, ओके, और फिर फिर 2 to 4 लेक्चर्स रहते हैं। लेक्चर्स। सो ये बहुत सिली क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि ऐसा थ्रू आउट रहता है या बीच में ऐसा कभी कभी टीचर्स आते हैं, नहीं आते? हाँ, मतलब ऐसा आप ऐसा नहीं है ना कंटिन्यूअस नहीं कि एक्सपेक्ट हाँ करो कि स्कूल जैसे एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरा ऐसा होगा, ऐसा राइट? नहीं ऐसा नहीं है ना? कि कई बार फैकल्टीज बिजी हो, कुछ और हो, नई क्लास हो जाए, क्लासेस जैसा, तो वो मेडिकल की जो हमारी क्लासेस रहती है वो वाली, और फिर ये क्लासेस टाइमिंग्स जमा के सब रहता है। बट हाँ, मतलब बीच में टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस ऐसा चलता है। हाँ, बट जब फर्स्ट ईयर में हम थे तो 3-3 घंटे कंटिन्यूस 8वीं क्लास चल रही है। ओ, 3 घंटे? 3 घंटा बाप रे। फिजियोलॉजी, 2-2 घंटे की फार्माकोलॉजी, ऐसा तो वी कैन चलता एक्सपेक्ट, है। अगर 3 घंटे आपकी क्लास चल रही है तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे हाँ, गाइज, वी कैन अच्छा रहता एक्सपेक्ट दैट, है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हॉस्पिटल के बारे में सबको जानना था ना। सो मैंने सुना है कि एमपी में, इवन तो मैं खुद सजेस्ट करती हूँ कि फॉर इंटर्नशिप अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं वहां पे, इज इट ट्रू? यस यस ट्रू। हमारे साथ इंटर्नशिप में बाहर के लोग आते थे, मतलब करने के लिए इंटर्नशिप पैसे देकर कि हमें करना रिसेंटली है। मेरे 2-3 जूनियर भी गए, मैंने सजेस्ट किया है उनको। यस यस, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एमजे मेडिकल कॉलेज एमपी का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो इसलिए जो हमारा जो मेन एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दैट इज एमवाई महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल। ओके। इट इज अ 7 फ्लोर हाईली, मतलब सब तरह की फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में है। और प्लस जो मेन एमवाई हॉस्पिटल है, इसके एसोसिएटेड और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, जैसे एक कैंसर हॉस्पिटल है फुल्ली, एक हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अलावा एक एमआरटीबी हॉस्पिटल है जो टीबी का है, तो सारे चेस्ट रिलेटेड रेस्पिरेटरी कंडीशंस वो पूरा एक अलग है। एक एमटीएच हॉस्पिटल की वो पूरा वुमेन्स हॉस्पिटल है, तो गायनी कंडीशंस सारे उसके लिए पूरा एक अलग हॉस्पिटल है। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चाचा नेहरू हॉस्पिटल अलग है। तो ऐसे, मतलब अलोंग विथ एमवाई में तो सब है ही, और साथ में जो ये सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, क्योंकि सेम कैंपस में, तो जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है उस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट है, तो और मेन सिटी में है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो उस वजह से जो सराउंडिंग आसपास के गांव या छोटे डिस्ट्रिक्ट के भी जो भी पेशेंट्स होते हैं वो सब बड़ी चीजों के लिए, किसी भी चीज के लिए रेफर एमवाई ही होते हैं। तो उस वजह से पेशेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगी कि जो हम जनरली जो जितनी भी ऐसी कंडीशन हम पढ़ते हैं ना, मेडिसिन सर्जरी में या ओके किसी ओके। में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जो हमने देखी नहीं होगी वहां में। तो हमने सब देखा, मतलब जैसे कैंसर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है तो आप सब तरह के कैंसर पेशेंट्स को मिलेंगे। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है तो आपको बिल्कुल न्यूनेटल, छोटे मंथ्स के बच्चों से लेके सब बच्चों को आपको ट्रीट करने का, देखने का, कंडीशंस को समझने का मौका मिलता है। तो उस वजह से पेशेंट हॉस्पिटल एक्सपोजर ह्यूज है। राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर हमको जो है वो पोस्टिंग्स मिलते हैं। ओह नाइस। आपको ये आईपीडीज और ओपीडीज दोनों। तो सेकेंड ईयर में आपको ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ भेजते हैं कि यू हैव टू ऑब्जर्व कि कैसे काम हो रहा है, क्या है ऐसा। फिर थर्ड ईयर से आपको हिस्ट्री टेकिंग, असेसमेंट्स, ये सब सिखाते हैं और प्रैक्टिस की आपको ये सब करना है। फाइनल ईयर में आते आते आपको आपका प्रो मैनेजमेंट बन प्लान जाते आना हो आप। चाहिए कि क्या मैनेज करोगे, कैसे करोगे। हम जब आईपीडीज में जाते हैं तो जैसे आप सेकंड थर्ड ईयर में होंगे तो आपके साथ में इंटर्न्स होंगे, एमपीटीज ओके होंगे, तो जो ओके। आपको सिखाते हैं, बताते हैं, फैकल्टीज होती है जो आपको सिखाती है, बताती है कि कैसे पेशेंट को देखना है, एक आईपीडी पेशेंट को कैसे देखा जाता है, ओपीडी पेशेंट को कैसे ओके। देखा जाता है। तो वो काफी एक्सपोजर आपको मिलता है। मतलब बहुत नॉर्मल था हमारे लिए ऐसे। एक एक वार्ड, मतलब ऑर्थो का एक पूरा डेडिकेटेड फ्लोर सिर्फ ऑर्थो का है, तो कितना, 4 10 8-10 वार्ड है सिर्फ ऑर्थो के, और हर वार्ड में
40-45 पेशेंट्स हैं, तो और सब भरे हैं, सब बेड्स भरे हुए, कुछ ऐसा खाली बेड्स नहीं। तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसी के बीच में, तो जो महेश्वरी में हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ते हैं, जो सब हमारी सब महेश्वरी की बुक है, सब देख लिया होगा। मतलब थॉमस प्लेन, बीबी प्लेन, ये सब सारे प्लेन, ये वो सब आपको इतना नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखोगे ना कि आपको याद हो जाएगा, ऐसे बहुत नॉर्मल होगा वो आपके लिए कि हाँ ठीक है ये कैसे होता है। अब एमवाई में ऐसी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस भी देखते हो ना कि क्योंकि मतलब जैसे एक्सीडेंट्स वाले और बहुत सारे ऐसे जो मतलब अलग अलग टाइप के कंडीशंस, इतने सीवियर सीवियर कंडीशंस भी आती है ना कि आपको हर तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, एकदम माइल्ड से लेके एकदम सीवियर केस तक कि इसको भी कैसे हैंडल करना है। और जो बोल रही हूँ कि जो कॉमन केसेस होते हैं जैसे नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, ये तो बहुत कॉमनली आपको बहुत दिखता है कि हाँ कैसे करना, ओके, सो द कैसे करना है। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज में आईसी वो सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं होता है। सो आपके हॉस्पिटल में यस है? नहीं है, आईसीयू है, प्रॉपर प्रॉपर है, सब है। हाँ एकदम आप गवर्नमेंट है तो प्राइवेट जैसा नहीं होता है, बट हाँ आईसीयू होते आईसीयू हैं, है। अलग होते हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जैसे, तो वहां तो प्रॉपर एकदम बहुत अच्छा एकदम सब फैसिलिटीज है। तो मतलब वहां पे कार्डियक और न्यूरो तो काफी अच्छा है, तो सब कुछ वो सारा फैकल्टी मतलब आपको फैसिलिटीज देखने को मिलती है, ओके सीखने को मिलता है। ओके, सो जो आपका हॉस्पिटल है उसमें अलग से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है प्रॉपर? यस वहां पे अलग से फिजियोथेरेपी स्टाफ है यस प्रॉपर? मतलब जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें एक ओपीडी बिल्डिंग अलग से है जिसमें सारी डिपार्टमेंट्स की ओपीडी है। ओके तो उसी में जो एक पूरा फ्लोर है वो फिजियोथेरेपी का है। ओके, तो वहाँ पे जो हमारी फैकल्टीज है वो लोग वहाँ पे और भी दूसरे पेशेंट्स मतलब देखते हाँ हैं। वो भी रहते हैं हमारे साथ में, और दूसरे कंसल्टेंट्स भी है हॉस्पिटल्स के, और जो वहाँ के कंसल्टेंट है। और इसके अलावा हम लोग इंटर्न्स एमपीटीज हम सब वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। ओके ओके, ऑन एन एवरेज हमारी फिजियोथेरेपी मतलब जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ पे पेशेंट्स का कि फिजियोथेरेपी ओपीडी जो है ना वो ऑन एन एवरेज नॉर्मल 200-220 है डेली, रोज। ये मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी इनसे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे कितने आते हैं, Daily. और 200 प्लस एवरेज एवरेज में एवरेज? 200 है। ओके मतलब किसी फेस्टिवल पे या कुछ ऐसा हो तो भी 180-190 एवरेजली है। ओके 200-250 एवरेज पेशेंट का मतलब नंबर, तो आपको पता फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या फिर ऐसा रहता है कि ओपीडी टाइमिंग हाँ 9 to 1, तो हाँ ओपीडी आपका 9 to 1 जो जनरल सब जगह का ओपीडी टाइमिंग है, तो ओके 9 to 1 में आपके इतने पेशेंट्स रहते हैं। उसके बीच में ही आपको आईपीडी राउंड्स करना है, कई बार बीडी राउंड्स भी होते हैं, सेकेंड टाइम भी राउंड्स होते हैं, तो वो भी आपको करना है। आपका सारा पोस्टिंग शेड्यूल ऐसा बनाया जाता है कि आप ओपीडी आईपीडी दोनों करते हैं। ओके, हमारा जो कॉलेज था रानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, वहां पे ऑन एन एवरेज में आपको बता के चलो तो 50 to 60 पेशेंट्स आते थे पर डे, बट अभी मैं तो सुन के 200 पेशेंट, मतलब अच्छा ही है। हम जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो सबके ऊपर ऐसे हम कितने 50-60 इंटर्न्स थे, तो 60 इंटर्न है? हाँ हम सब थे। तो रहते हैं सबके पास में ऑन एन एवरेज 5, 6, 7, 10 भी हो सकते हैं, मतलब इतने तो पेशेंट्स आपके रोज के खुद के आपके है ही, इतने तो आपको देखने, उसके अलावा जो नए आ रहे हैं वो तो है और सब है ही। तो इंटर्नशिप के रोल्स अलग अलग है, सबको अलग अलग काम करना है, तो मतलब बढ़िया है। मतलब ओपीडी में तो आपको जो मेन जो फिजियोथेरेपी जो आपको सीखनी है, असेसमेंट, पेशेंट को असेस कैसे करना है, क्या अलग अलग कंडीशन के साथ आते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे आपके पास मौका है सीखने। वही स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि आपको सीखने की चाह कितनी है, वहाँ पे बहुत मौके हैं, बाकी आप करें। सो गाइज देखो, एक कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां की फैकल्टी अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, क्लासेस डेली हो, और हॉस्पिटल एक्सपोजर अच्छा हो। सो आई थिंक तीनों चीज पे कॉलेज अब तक तो एकदम नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं, लाइक ईयरली है, सेमेस्टर वाइज, उसकी स्माइल देखो। ठीक है, जितना बताया अभी तक वो सारे प्रोस थे, वो सब बहुत सबसे सच्चाई और अच्छी बात है, ए क्लास। अब जो जितने प्रोज है, तो एक कौन है और वो थोड़ा बड़ा कौन है, वो यही है कि एग्जाम डिले का सब बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो कॉलेज की तरफ से नहीं, मतलब जो यूनिवर्सिटी जो अफिलिएटेड है पूरे एमपी में ही, सिर्फ इस कॉलेज की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, पूरे एमपी की जो एक यूनिवर्सिटी है एमपीएमएसयू, वो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है कि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत डिले करती है। तो लाइक
तो आपका मतलब ईयरली है सेमेस्टर वाइज है पहले? है तो सिस्टम ईयरली, ओके सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। ओके बट थिंग इज कि हर साल एग्जाम डिले होती है, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर की तो आप एग्जाम मानो कि आपकी डिले होती है। और अभी तक देखा गया कि थर्ड और फाइनल ईयर तो वो लोग एक एक साल में लेके कंप्लीट कर देते हैं, बट फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही इतना डिले हो जाता है कि वो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका होता आपका डिले कितना हुआ है? है। जैसे मैं हूँ 2018 बैच, मेरा बीपीटी कंप्लीट हुआ 2024 में, तो बराबर 6 साल मुझे लगे। अक्टूबर 2018 में मैं एनरोल हुई थी, अक्टूबर 2024 में मेरा बीपीटी कंप्लीट हुआ, तो मुझे 6 साल हुआ, तो 1.5 ईयर्स का डिले। 1.5 और नॉर्मल इंटर्नशिप 6 मंथ का वो अलग है? नहीं नहीं, ये 6 साल में इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई। हाँ तो मतलब वही मतलब कोई बोलेंगे ना कि 4.5 ईयर्स का हाँ, जो अपने होता बीपीटी है है, तो आपका उसके ऊपर 1.5 1.5 और एक्स्ट्रा लगा है, हम्म। तो इट्स अ ह्यूज टाइम। यस, मतलब हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम डिले हुआ 4-5 मुझे महीने। बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरी वीडियोस के नीचे इतने कमेंट किए कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत डिले होता है, आप लोग पागल हो जाओगे अगर वहां गए तो, yes, डिप्रेशन में चले जाते हैं yes. आधे बच्चे कि क्यों क्योंकि ऐसा वो हो बहुत रहा है। प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आप सभी एक टाइम फ्रेम लेके आते हैं कि मुझे 4.5 साल में कोर्स कंप्लीट करना है, अभी एग्जाम ही नहीं हो रही है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो? आप ट्राई करते हैं, सब ट्राई करते हैं यूनिवर्सिटी में, ये इधर उधर सब सब बहुत कुछ सब बच्चे करते हैं, बट एट लास्ट वो आप एक पॉइंट पे होपलेस हो जाते हो कि आपको अब हम मैं क्या करूँ कि एग्जाम ही नहीं हो रहा। जैसे मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम 4 महीने डिले हुआ, देन मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ जनवरी 2020 में, उसके बाद मेरा सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ जनवरी 2022 में। तो मेरा बीच में एक साल एग्जाम ही नहीं हुआ, मतलब 2 साल हाँ, एग्जाम हो गया। उसमें मेरा कोविड आया, तो मुझे लगा कोविड की वजह से, बट ऐसा नहीं है, हमारे पहले भी बैचेस का ऐसा ही हुआ, हमारे बाद की बैचेस का तो और ही ऐसा आई हुआ। थिंक इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ योर कॉलेज नहीं नहीं, वही मैंने बोला कि ये सिर्फ मेरे कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये वो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम, तो उस यूनिवर्सिटी से ये सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड है ना एमपी के, एज आई नो कि आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी कॉलेज है उसी है ना, कॉलेज उसके यूनिवर्सिटी, आपके दोनों कॉलेज के फॉर्म एक तो एक साथ आए हैं, क्योंकि है वो ना, दोनों और गवर्नमेंट कॉलेज सेशन भी पूरा नहीं ले रहे वो लोग, क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चलते हैं कि गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स निकलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलेंगे, तो उस पे चलते हैं। इस वजह से वो उनको लास्ट ईयर के सेशन के एडमिशंस लेने पड़ रहे हैं, जो भी। एक और डाउट है हमारे स्टूडेंट्स का कि इस साल के फिर एडमिशंस का क्या है? तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या वो होगा। उसके अंदर की आत्मा बोल रही है कि आप जाके गवर्नमेंट से सवाल करिए। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ओके ओके, सो नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं आपकी। देखो गाइस, मैंने आप लोग के कमेंट्स लिख रखे हैं, थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है पढ़ने में, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो फेवरेट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट जैसे आपको एनाटॉमी पसंद था, फिजियोलॉजी पसंद था, लाइक आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? आई यूज्ड टू लाइक एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स है या फिर असेसमेंट पोर्शन, रिहैब पोर्शन? और मुझे बायोमैकेनिक्स भी काफी अच्छा लगता है, और स्पोर्ट्स में हूँ तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, इसलिए स्पोर्ट्स में मास्टर है। हाँ, बट बीबीटी के टाइम पे लाइक ऑर्थो भी उतना ही अच्छा लगता था, बायोमैकेनिक्स का भी अच्छा लगता था। हाँ, बट वो फेवरेट स्पोर्ट्स रहा और वो चीजें इंटरेस्ट ही ज्यादा लगी, तो ओके। सो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, एज शी इज द गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनसे अच्छे से आपको कोई आंसर नहीं दे पाएगा, और सबको ये रहता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, हमारा फर्स्ट ईयर है, हम अभी एंटर हुए हैं कॉलेज में, है ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं मेडिकल के जो आपने पहले नहीं पढ़े होते, तो फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हो कि क्या करें कैसे पढ़े, तो कुछ एडवाइस कि उन्हें पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बना सकते हैं, फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या आप दे रहे हो नोट्स? मैं दे दूंगी आपको, तो प्लीज यू कैन हेल्प देम। मेरे से उम्मीद मत रखना गाइस। फर्स्ट ईयर का जो हमारा, मतलब मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा सबसे बेसिक सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इस इन दो सब्जेक्ट को अगर किसी ने बहुत थॉरोली और अच्छे से पढ़ा, तो हमको हमेशा यही बोलते थे वो बीपीटी में कंटिन्यूस हमने यही सुना, जिस फिजियो का एनाटॉमी अच्छा है वो ही सबसे अच्छा फिजियो, तुम्हारा एनाटॉमी अच्छा नहीं है तो तुम कभी अच्छे फिजियो नहीं बन सकते, हमको यही बोलते थे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत प्रॉब्लम आता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वही एक दो सब्जेक्ट रहते हैं जो नए एकदम आपके लिए हो जाते हैं। अभी तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते आते हो, हाँ आपको फिजियोलॉजी का तो भी एक थोड़ा आइडिया होता है, एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं वो, बायो में पता होता है, बट एनाटॉमी एकदम नई चीज हो जाती है, याद करना थोड़ा सा वो थोड़ा, बोन्स वगैरह, बट वो याद करना, अब एकदम से आपको कोई बोले कि, अब हमको लगता है कि कितना इजी है मसल्स के नाम याद रखना और किसी का लॉ सप्लाई याद रखना, हाँ, बट वो फर्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत हेक्टिक होता है कि
कौन सी मसल है, इस कंपार्टमेंट में कितनी मसल्स है, उस कंपार्टमेंट में कौन सी मसल है, ये इसका नाम क्या है उसका। तो मैं यही बोलती हूँ, हमको जो सिखाया जाता था कि मेक डायग्राम्स, लाइक एनाटॉमी में हमने बहुत डायग्राम बनाया, डायग्राम बना बना के याद किया, चार्ट्स बनाया ऐसे मसल्स का, ओरिजिन, इंसर्शन, ऑफ सप्लाई एक्शन। बीडीसी में ऐसा प्रॉपर दे रखा है ना। बीडीसी को आपको एकदम थोरो अच्छे भगवान से मान पढ़ना है। ले। और मैं प्रेफर करती थी, नेटर का एक एटलस आता है, ओके, तो उसमें ना ऐसा 3D, गाइस नोट कर लो जो वो बोल रहे हैं। अगर ऐसा ऐसा 3D और मतलब रियल लाइफ उनका जो स्केच है ना वो बहुत अच्छे है। तो Okay. कभी कभी बीडीसी या जो विश्राम सिंह हमारी बुक्स है, ऑल्दो दे आर द बेस्ट बुक्स, बट कभी कभी विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता कि Yes, चीज yes. एक्चुअली कैसी दिखती है, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं उसको सिर्फ, उसमें डायग्राम्स है, फोटोज है, ऐसे ड्राइंग्स है, तो आपको उसको ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा होता है। प्लस फिजियोलॉजी में आप फ्लो चार्ट्स बनाओ और वो सब बनाओ। ये सब डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो उस पर हो ओके, जाएगा। तो गाइस देखो इन शॉर्ट में बता देती हूँ, मेरे खुद की क्लासेस चलती हैं, बैच है हमारे, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो ये मैंने ऐसे बीच में बोल दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल, क्योंकि जो लोग बाहर से हैं, इवन दो एमपी में भी अदर बाहर के लोग है ना। बहुत हैं। हाँ, एमपी में भी जैसे कि जरूरी नहीं ना, जैसे आप इंदौर से हो, बट जरूरी नहीं ना और लोग भी इंदौर से, कोई भोपाल से, कहीं और से भी होगा, तो हॉस्टल फैसिलिटी है उन लोगों के लिए। यस, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल नहीं है। लड़कों की कहीं इज्जत नहीं है ना। ऐसे ही एक मिनट में बताती हूँ, ऐसे एक दिल्ली में कॉलेज है हमारा, वहां पे भी सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब बॉयज के लिए है ही नहीं जगह। मतलब पूरी एक सेपरेट बिल्डिंग है फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए, मासी गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल है, काफी अच्छा है, डबल शेयरिंग रूम्स है वहां पे सबके लिए, और खाना मेस सब अच्छा है। खाना मतलब खाया सब, है हॉस्टल? हाँ हाँ खाया है, ओ बढ़िया भाई, है। तारीफ कर रही है हॉस्टल के खाने की। मतलब मुझे वहाँ की दाल बहुत अच्छी लगती थी उस समय पे, जो बनाते थे, तो जो वहाँ रहती थी मेरी दोस्त, में उसको बोलती थी यार दाल लेके आ। तो अच्छा, मेस का खाना अच्छा था उस समय, बढ़िया था, मतलब अभी भी अच्छा ही है। और हॉस्टल भी अच्छा है, 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग? टू शेयरिंग, 2 डबल शेयरिंग या शेयरिंग, 3? नहीं नहीं, सब ओके, डबल शेयरिंग रूम्स है। और अच्छा, मतलब कॉमन रूम है वहां पर एक, वॉशरूम कॉमन होगा सबके लिए? हाँ कॉमन वॉशरूम है, और एक ऐसा कॉमन गर्ल्स एरिया टाइप है। ओके, काफी अच्छे से, मतलब हॉस्टल में भी सब वो फेस्टिवल्स और सब अच्छे करते थे। अच्छा है, फीस वाइज भी मतलब अफोर्डेबल ही रहता है, तो अच्छा है। ओके। नेक्स्ट, मतलब कोई फीस का आइडिया आपको कि ऑन एन एवरेज इतना हो सकता है? हॉस्टल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक याद है, मेरे टाइम पे मेरे जो दोस्त लोग रहते थे, हम्म। उनका कुछ तो 14,000 पर ईयर था। 14? जस्ट ओनली 14? ईयरली। भाई बहुत कम है, मेरे तो हॉस्टल शायद का तो मेस फीस का बहुत अलग ज्यादा था। होगा इसमें, या इंक्लूडेड, मुझे हाँ, exact नहीं अलग हो पता। सकता है, बिकॉज यूजुअली मैं अपना बता देती हूँ, मुझे इनका नहीं पता। हमारा भी ऐसे ही था कि 12 से 18 हजार फीस थी पर ईयर का, और फिर मैथ चार्जेस अलग से थे, 2100 हाँ 2200 जो हाँ, जाते थे जो भी, मुझे हमारे। मैथ चार्ज एग्जैक्ट नहीं पता, और फीस भी हो सकता है हॉस्टल की थोड़ी बहुत बढ़ी, बट इतनी थी, तो वही मैंने कहा कि अफोर्डेबल है, इंदौर सिटी के हिसाब से अगर आप बाहर रहो तो उसके मुकाबले अफोर्डेबल है। ओके, सो अभी नेक्स्ट ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं यूजुअली, प्रैक्टिकल इन द सेंस जो आप हैंड्स ऑन करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप पेशेंट के ऊपर ही डायरेक्टली ट्राई करने लगोगे। अगर आपने कोई सीखा, जैसे एमएमटी सीखा या गोनियोमेट्री सीखा, तो आप ऐसा नहीं है ना पेशेंट्स के ऊपर करोगे, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं या डायरेक्ट पेशेंट पे भेज देते हैं? मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस जो हुई है, वो होती जो है। एमएमटी की हुई, तो यस, वो तो आप एक दूसरे पे ही सीखते हो। हाँ, तो मतलब वो आपके कॉलेज में होती है या फिर मेन ओपीडी में होती है, किधर? दोनों हो सकते हैं, दोनों ओह जगह हो नाइस। सकते हैं। मतलब डिपेंड्स कि वो क्लासेस में भी ले सकते हैं, और ओपीडी में भी, क्योंकि ओपीडी में सारे इक्विपमेंट्स है, मशीन है, ऐसा, तो आपको मशीन सिखाने के लिए वो वहाँ ओपीडी में भी सिखा सकते हैं। और वही पहला ट्राई वो आपको आप पे, पर फिर आपको बहुत जल्दी ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पेशेंट्स का मिल जाता है। ओह नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सीनियर से रिलेटेड, बिकॉज क्या होता है जब भी आप लोग नए कॉलेज में जाते हो तो टीचर से ज्यादा आप सीनियर को समझते हो, तो रैगिंग फ्री इन्वायरमेंट है या फिर क्या है? मतलब सच पूरा बोल रहे हैं, सच? नहीं नहीं, सच एकदम कि सीनियर ऐसे गुड मॉर्निंग नहीं विश किया, गुड नाइट नहीं बोला, ऐसा चलते फिरते नहीं ऐसा नहीं, कुछ? रैगिंग फ्री एकदम एनवायरमेंट है, ये सब तो बहुत अच्छा है। और वही, आप कॉलेज में आते हो, फैकल्टीज आपके लिए होती है, बट कॉलेज के ग्राउंड लेवल पे अगर आपको चीजें समझनी हो तो उसके लिए आपके सीनियर ही होता है। यस, आपको एग्जाम में, नोट्स में, सब चीजों में हेल्प करने के लिए आपको सीनियर्स है। डेफिनेटली। तो हमारे सीनियर्स तो काफी अच्छे थे सब में। हाँ, वो थोड़ा
मतलब रिस्पेक्ट देनी पड़ती रिस्पेक्ट है। आपको Yes. सबको, आप सीनियर है तो आपको रिस्पेक्ट तो उनको देनी ही है। सो गाइज बट यूजुअली ऐसा क्या होता है, रैगिंग वाला कुछ नहीं यस है। यस, यूजुअली क्या होता है फर्स्ट ईयर में हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अगर आपके सीनियर ने आपको 2-3 चीजें समझाई तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपकी रैगिंग ले रहे हैं, बट हाँ। ऐसा नहीं होता है। पर वो ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में सीनियर जितने स्ट्रिक्ट लगते हैं ना, हाँ, फिर बाद में आप जाते जाते वो एकदम आपके ऐसा दोस्त लगता है, जैसे यस होते यस, हैं। रोना आ जाता है, मैं सच हम्म। बता रही हूँ, जाते जाते टाइम पे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीटी, है ना, जैसे आपने बोला कि एमपीटी है वहां पे, तो एमपीटी में कितनी ब्रांचेस है वहां पे? एमपीटी कोई में आइडिया? ब्रांचेस ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, गायनाकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स? इतना। अच्छा, ओके ओके। सो बेस्ट अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो आपका मतलब कॉलेज है उसमें बेस्ट एमपीटी का फील्ड कौन सा है? मैं अगर बोलूंगी तो ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, ये चारों ही काफी अच्छे हैं वहां पे। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हॉस्पिटल एक्सपोजर आपको ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो में चाहिए। अगर आप एमपीटी कर रहे हो तो आपको न्यूरो की हर कंडीशंस देखने को मिले, आप उनको अच्छे से सीखो, आपको सारी कंडीशंस के बारे में नॉलेज हो। तो आपको ऐसा हॉस्पिटल चाहिए ना जहाँ पे सारे ऐसी कंडीशंस आपको मिले। तो इसलिए ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो ये सब तो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि हर तरह की कंडीशन आपको मिलती है, देखने मिलती है फैकल्टी का। और वही स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे कॉलेज में स्पेशलाइज्ड एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी। ओह नाइस। यस, तो ऐसे एथलीट्स जो है वो वहां पे आते हैं, तो आपको एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एक्सपोजर भी वहाँ, वो एक मतलब अब ये तो आपको सब मिलता ही है, स्पोर्ट्स वालों को भी सारा एक्सपोजर वहाँ मिलता है, हॉस्पिटल एक्सपोजर, बट साथ में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सपोजर भी है, बेसिक का मतलब वो उसका नाम बेसिक है, तो ओके स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, तो वो भी आपको मिलता है। प्लस स्पोर्ट्स में दूसरी मतलब बाहर आउट पोस्टिंग्स और ये सब तो रहता ही, तो वो डिपेंड्स की कैसे क्या आती है, बट ओके। जो इन जनरल एक्सपोजर ये सब भी मिलता है। सो अभी एक छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आपने वहां से स्पोर्ट्स क्यों नहीं किया? नहीं, थिंग इज कि मैं 6 साल पढ़ी वहां पे, ओह, तो मन भर गया? मेरा काफी टाइम हो चुका ऊपर है। से एग्जाम लेट होता है, और लेट, मतलब वो सबसे बड़ा कारण वो है ऑब्वियसली, कि है ना। वो एग्जाम इतना लेट होता है, एमपीटी का भी हाँ, एग्जाम लेट आपको होता है। 4 साल लग गया, अभी एमपीटी में, ओ सॉरी 6 साल लग गया, फिर एमपीटी एमपीटी में में भी भी और 4 3 साल साल। लग जाता है, 3.5 साल लग जाता है, तो इतना टाइम नहीं दे सकते। पहला सबसे मेन रीजन तो वही है। और प्लस वही, मैं 6 साल वहां पढ़ी, हर तरह का एक्सपोजर मुझे ऑलरेडी उस कॉलेज से मिल चुका था, जो यू जितना मैं वांट सम चेंज? सीख सकती थी, हाँ मैंने सीख लिया था। और मतलब तो मुझे ऐसे लगा मुझे नया एक्सपोजर, नया एक्सपीरियंस चाहिए बाहर। नाइस। देखो ये जब आई बाहर तभी हम इनसे बात कर पा रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। और ये अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही है, अपने कॉलेज के यहाँ बैठे बैठे भी उसको देखो प्रमोट कर रही है। वेरी नाइस। एक्सपोजर दे पा रहे क्योंकि आपने हमें हमारी आपकी बिल्डिंग में घर दिलाया। नहीं, बाहर भी होता है तब भी वी विल हाँ टॉक ना। ऑब्वियसली। ओके। सो जैसे बोला गया अभी कि मेरी बिल्डिंग में ही है ऊपर, बट हम फिर भी वीडियो इतना लेट से बना रहे हैं, बहुत टाइमिंग बिजी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ऐसा बेसिक सा है, इंदौर सिटी कैसा है? ऑनेस्ट बताना है, मतलब बेस्ट, बेस्ट। मतलब ऐसा सब बोलते हैं एक बार कोई इंदौर में आ जाए तो वो इंदौर से दूर जा सकते हैं, पर इंदौर उससे दूर नहीं जाता। जैसे कि मैं अदर स्टेट की हूँ, मैं यूपी की हूँ, अगर हमारी यूपी से कोई वहां जाता है तो वेलकमिंग, खाने वाइज बताओ। वेलकमिंग सिटी है, खाने ओके। के लिए कोई परेशानी नहीं होगा वहां पे, मतलब कुछ नहीं, आपको सुबह 5 बजे भी खाना मिल जाएगा, रात को 2 बजे भी खाना मिल जाएगा, वहाँ के लोग खाते ही रहते हैं, हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा, आप कहीं इनको से भी देख आ के रहे हो। लग रहा है खाना खाते हैं, मैं खाती हूँ ये बहुत, यहाँ आके ऐसे हो गए। वो भी एक कारण है, पर मैं खाती हूँ। और इंदौर इज इक्वल्स टू फूड, तो आपको ओके, खाने वाने खाने का वाने कोई का दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है। आएगा, रहने का भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, वहाँ के लोग सब बहुत हेल्पिंग है। अभी मैं बताती हूँ कि वो बेसिकली महाराष्ट्र की है, बट नहीं रहती नहीं, मैं इंदौर में। महाराष्ट्रियन हूँ, पर महाराष्ट्रियन है मैं बट बॉर्न एंड बचपन ब्रॉट से अप इंदौर इंदौर हूँ। पे ही है। नाइस नाइस। ओके गाइस, सो लेट्स एंड द वीडियो। अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसको कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, फिर ये मेरे को आंसर देंगी। बट टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू से थैंक यू, बिकॉज सबसे पहले मुझे फॉर्म्स का इन्होंने मतलब अपडेट किया था मेरे व्हाट्सएप पे। अगर मैं आपको भी दिखाऊं ना तो पहले मेरे को इंस्टाग्राम से वीडियो आया कि पूर्णिमा फॉर्म्स आ गए, फिर नेक्स्ट के देख पूर्णिमा भी एग्जैक्ट फॉर्म्स निकल गए, स्क्रीनशॉट, ब्रोशर, सब कुछ। तो ये जो भी मैं कॉलेज का आपको डिटेल दे पा रही हूँ तो वो मेरे को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आई है इधर से, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। बिकॉज तुम इतनी मेहनत करती हो तो ऐसा लगता है कि अपने तरफ से जितना एफर्ट दे सकते हो तो यू कैन। सो गाइज एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। बाय बाय।